नमस्कार साथियों नेपाल एक बार फिर से बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। नेपाल में इंजीनियर कम रैपर कम पॉलिटिशियन बालेंद्र शाह अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार के नतीजे इस वक्त चुनाव के निकल कर आ रहे हैं, वोटिंग वहां पे हो चुकी है, मतगणना जारी है, उससे इनकी जीत लगभग तय है। आप देखिए कि नेपाल में आप सभी को काफी अच्छे से याद होगा, सितंबर 2025 के अंदर जो जेनजी लेड रिवोल्यूशन हुआ था, जिसमें वहां के जो तत्कालिक पीएम हैं उनको रेजिग्नेशन देने के लिए बाध्य कर दिया गया था, सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया था। उसके बाद से ही वहां पर एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी सुशीला कार्की के नेतृत्व में, और उसके बाद से ही वहां पर अस्थायी सरकार काम कर रही है। अब फाइनली नेपाल के अंदर इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं, काफी शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर इलेक्शन हुए हैं, और जिस प्रकार के नतीजे यहां से निकल कर आ रहे हैं वो ना केवल नेपाल को बल्कि आसपास के रीजन को चौंकाने वाले हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं बालेंद्र शाह, रैपर कम इंजीनियर कम पॉलिटिशियन, इनके द्वारा नेपाल के जो आखिरी पीएम थे केपी शर्मा ओली, जिनको रेजिग्नेशन देने के लिए बाधित किया गया था, उनको 50,000 मतों के अंतर से हराया गया है। 50,000 मत आप समझ रहे हो, मतलब कि पूरा तरीके से एक सुपड़ा साफ केपी ओली का इनके द्वारा कर दिया गया है। मतलब नेपाल की जनता के द्वारा, नेपाल के युवाओं के द्वारा, यूथ के द्वारा काफी ज्यादा भरोसा बालेंद्र शाह के अंदर दिखाया गया है। अब किस प्रकार से ये नेपाल के पीएम बनते हैं, क्योंकि अब इनका पीएम बनना लगभग तय हो चुका है, जिस प्रकार के नतीजे निकल के नेपाल से आ रहे हैं फिलहाल के लिए। आप न्यूज बनते हुए लगातार देख सकते हैं कि रैपर बालेंद्र शाह टू बी नेपाल पीएम आफ्टर लैंडस्लाइड विन, मतलब कि भारी मात्रा से, भारी वोटों से हर जगह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के सेशन में इसी चीज की चर्चा हम करेंगे कि बालेंद्र शाह आखिर कौन है, केवल 4 साल के अपने पॉलिटिकल करियर में इन्होंने पीएम बनने का सफर किस प्रकार से तय किया, भारत को लेकर इनका क्या रवैया है, यदि ये पीएम बनते हैं नेपाल के, जो कि इनकी जीत निश्चित भी है, तो उसके बाद भारत के प्रति इनका स्टैंस किस तरीके का रहेगा, भारत और नेपाल के संबंध किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं। इन सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। अपना जो भी ओपिनियन है नेपाल की बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था को लेकर, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से बता कर जाएं। आते हैं आज के मुद्दे पर। नेपाल की लोकेशन आप लोग देखिए, सबसे पहले ये है नेपाल, और नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है चाइना और भारत के रूप में। अब यहाँ पे बालेंद्र शाह का कहीं ना कहीं यही कहना है कि नेपाल जो बफर स्टेट के रूप में, सैंडविच स्टेट के रूप में चाइना और इंडिया के बीच में रह गया है, उसकी इसी पोजीशन को हमें चेंज करना है, उसके इसी स्टेटस को हमें चेंज करना है। क्या क्या और बातें इनके द्वारा बोल गई वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम बात करते हैं कि नेपाल के अंदर क्या कुछ किस प्रकार की स्थिति है। ये जो बालेंद्र शाह है, उनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। इनके द्वारा, बालेंद्र शाह के द्वारा ओली के साथ, केपी ओली के साथ झापा सीट से चुनाव लड़ा गया था। इन्होंने 50,000 वोटों से केपी ओली को हराया। इनको खुद को 68,000 लगभग वोट मिले, केपी ओली केवल 18,734 वोटों पर सिमट गए। तो कितनी बड़ी ये जीत है, आप इन आंकड़ों को देखकर कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था की, किस प्रकार से नेपाल में राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। 7 प्रोविंसेस नेपाल के अंदर है, और इसमें आप देखोगे कि तो 29 मिलियन, लगभग 29 से 30 मिलियन नेपाल की पॉपुलेशन है। 18-20 मिलियन के करीब नेपाल के अंदर वोटर्स है, जिनकी 18 से ऊपर एज है, जो वोट करते हैं। नेपाल की यदि बात की जाए तो टोटल 6,500 यहाँ पर कैंडिडेट्स में से आधों का लगभग चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, और लगभग 3135 लोगों का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है। जिस प्रकार से देखो, भारत में लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, 18 साल से ऊपर के सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं। लेकिन नेपाल में ऐसे नहीं होता। नेपाल में आधे आधे भागों में, आप एक तरीके से कह सकते हो मोटा मोटा आधे आधे भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से आधों पर डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, 18 साल से ऊपर के सब लोग जाकर वोट करके आ रहे हैं। बाकी बची सीटों के ऊपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से चुनाव करवाए जा रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति है। इसके अंदर होता यह है कि एक कैंडिडेट को नहीं बल्कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया जाता है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसके हिसाब से उसको सीटें दे दी जाती है पार्लियामेंट के अंदर। तो यह है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को इससे फायदा होता है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए ये विधि अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से नेपाल में कुछ सिस्टम काम करता है। लगभग आधी सीटों पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, लगभग आधी सीटों पर फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम या फिर डायरेक्ट इलेक्शन, सीधा चुनाव। तो यहाँ पे लगभग 275 सीटों में से नेपाल के अंदर 165 सीटों पर क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाते हैं,
सीधे चुनाव करवाए जाते हैं और बची हुई 110 सीटों पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो कुछ इस प्रकार के हिसाब से नेपाल में सिस्टम काम करता है। और यहाँ पे फिलहाल जो 165 सीटें हैं ना, इसके मैक्सिमम सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं और 122 सीटों पर आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। बालेन शाह की जो पार्टी है काफी सीटों पर आगे भी चल रही है और 122 सीटों पर तो इनका चुनाव दर्ज जो है जीत दर्ज ऑलरेडी हो चुकी है। और आप देखो कि चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, नेशनल इंडिपेंडेंस पार्टी सब जगह पर आगे चल रही है। ये डायरेक्ट इलेक्शन वाला चार्ट है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का स्टेटस है। नेशनल इंडिपेंडेंस पार्टी को मिलने वाले वोटों की संख्या प्रत्येक पार्टी से ज्यादा आपको नेपाल के अंदर दिखाई देगी। तो काफी भारी मात्रा में काफी बड़ी जीत एनएसपी के द्वारा, बालेन शाह के द्वारा यहाँ पर दर्ज की जा रही है। अपने केवल 4 साल के पॉलिटिकल करियर में 2022 से इन्होंने शुरुआत की थी अपने पॉलिटिकल करियर की, आज ये इतनी आगे कैसे बढ़ गए, इसकी कहानी 2008 से शुरू होती है। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि नेपाल के अंदर 200 सालों तक, 200 से 250 सालों तक लगभग मोनार्की रही थी, राजतंत्र रहा था, राजा महाराजाओं का शासन रहा था। उसके बाद 2008 के अंदर नेपाल के लोगों ने राजशाही को छोड़कर, राजशाही को खत्म कर एक नया राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्र को अपनाया। 2008 में नेपाल में डेमोक्रेसी को लाया गया, ये सोचते हुए कि नेपाल के अंदर अब चीजें बदल जाएगी। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार राजतंत्र के दौरान था, जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार की लाइफस्टाइल, जिस प्रकार की जीवन शैली, जिस प्रकार की स्थिति लोगों की राजतंत्र के दौरान थी, उस स्थिति में बदलाव आएगा, लोगों को अच्छी जीवन शैली दी जाएगी, भ्रष्टाचार कम होगा और सब चीजें अच्छे से काम करेगी। लेकिन डेमोक्रेसी के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रही। 2008 के बाद भी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक सरकारों की अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये सारी चीजों ने लोगों को उतना ही परेशान किया जितना परेशान वो राजतंत्र के समय पर थे। लोगों का डिससेटिस्फेक्शन या फिर युवाओं का जो असंतोष है वो और ज्यादा तब बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, राजनीतिक नेता हैं, इनके बच्चे विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, लग्जरी जीवन जी रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, विदेश में यात्राओं पर जा रहे हैं, भारी खर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नेपाल का आम युवा है, एक बेसिक सी जॉब के लिए तरस रहा है, महंगाई में जीवन यापन कर रहा है, गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। तो ऐसी चीजें जब इनके द्वारा देखी गई तो कहीं ना कहीं युवाओं का असंतोष बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ने लगा। नेपाल की सरकार के द्वारा 2015 के अंदर इवन संविधान को चेंज करने की भी कोशिश की गई, लेकिन युवाओं का असंतोष जस का तस रहा। सरकार के प्रति जो असंतुष्टि थी वो जस की तस रही। इसके बाद आप देखो कि सरकार के द्वारा 2 कदम कहीं ना कहीं ऐसे उठाए गए जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। सरकार 2 रूल्स लेकर आई, पहला कि टिकटॉक पर बैन लगाया जाएगा, दूसरा जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज नेपाल के अंदर है उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा नेपाल के अंदर, तभी वो सर्विसेज दे पाएंगी, अदरवाइज नेपाल के अंदर सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा। ये 2 रूल सरकार लेकर आई जिसमें से पहले को इंप्लीमेंट किया गया। जैसे ही सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगाया, वहां के यूथ के अंदर असंतोष जो इतने समय से उबल रहा था वो फूट पड़ा, सरकार के प्रति काफी गुस्सा जाहिर किया गया, सड़कों पर लोग निकल आए और हालात ऐसे हो गए कि सरकार को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा, टिकटॉक पर से बैन को लिफ्ट करना पड़ा। 2024 की एक खबर है कि सरकार ने टिकटॉक पर से बैन हटाया, लेकिन उसके बाद सरकार ने दूसरे डिसीजन को इंप्लीमेंट किया कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सर्विसेज नेपाल के अंदर बंद हो जाएगी, सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया जाएगा। अब सरकार के द्वारा काफी सारे सोशल मीडियाज को नेपाल के अंदर बैन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। और सोशल मीडिया पर कितनी डिपेंडेंसी है आज के यूथ की, आप सभी काफी अच्छे से जानते हैं। इसलिए लोगों का गुस्सा एक बार फिर से फूटा, जेनजीज पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आए और सितंबर 2025 में नेपाल के अंदर जो हुआ वो आज तक नेपाल की हिस्ट्री में नेपाल के लोगों ने नहीं देखा था। काफी बड़ा प्रोटेस्ट जेनजीज के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया और आप देखोगे कुछ इस तरीके से 8 से 12 सितंबर 2025 को नेपाल के जेनजी सड़कों पर उतरे रहे। काफी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया गया। 77 लोगों की जानें यहाँ पर चली गई, 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से जेनजीज यूथ सब इसके अंदर शामिल थे। 28 साल की उम्र तक का, 18 से 28 साल की उम्र तक का जो भी बच्चा है वो सब इसके अंदर शामिल थे। लास्ट में हुआ ये कि जो पीएम केपी शर्मा ओली है उनको इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। उनके साथ उनके काफी सारे ऐसे मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद एक गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, इंटरिम गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार बनाई गई पूर्व जज सुशीला कार्की के नेतृत्व में। उस समय इन बालेन शाह का भी नाम आया था कि इनको भी बनाया जा सकता है अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में, लेकिन जेनजीज के द्वारा सुशीला कार्की को चूज किया गया कि फिलहाल के लिए जब तक स्थायी सरकार का गठन
नहीं किया जाता तब तक के लिए क्या किया जाएगा, सुशीला कार्की को अस्थायी सरकार के रूप में चुना जाएगा। अब लेकिन यहीं से जब ये प्रोटेस्ट, जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल के अंदर चल रहा था, तभी से ही इनका नाम आना शुरू हो गया था। बालेन शाह जो कि रैपर भी थे, जेनजी प्रोटेस्ट के टाइम पर इनके गाने खूब ज्यादा गाए गए, सुने गए, पढ़े गए। आप देखो कि इनके गाने जो थे नेपाल के आम युवा के स्ट्रगल को दिखाते थे, करप्शन, सरकार के अंदर करप्शन को दिखाते थे। जितने भी लीडर्स हैं उनके बच्चों की लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, आम युवा जिस प्रकार से संघर्ष कर रहा है, इन सारी चीजों को इनके गानों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। तो इस तरीके के गाने जेनजी प्रोटेस्ट के टाइम पर खूब गाए गए। इन्होंने अपना पहला गाना क्लास 9 के अंदर लिखा था। क्लास 9 में इन्होंने एक सॉन्ग लिखा जिसका नाम था सड़क बालक। रैप सॉन्ग ये लिखा करते हैं, सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करते हैं। तो इस तरीके का काम इनके द्वारा जो स्टार्टिंग से किया जा रहा था, उसको बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान। उसके बाद आप देखो कि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, भारत में की है, VNIT नागपुर से की है। उसके बाद 2022 के अंदर इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। नेपाल में काठमांडू से मेयर चुने गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना इलेक्शन लड़ा, लगभग 23,000 वोटों से वहां पर भी ये जीते थे। मतलब काफी बड़ी विन थी इनकी ये, तभी से ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। उसके बाद आप देखो कि जेनजी प्रोटेस्ट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया, क्योंकि 28 साल की उम्र तक का व्यक्ति ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। इनकी उम्र 35 साल थी, तो इस वजह से पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन इनके गाने खूब गाए गए, बजाए गए, सुने गए। और इनको इवन इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया के रूप में नामित करने की बात भी चल रही थी। मतलब यहाँ से इनकी पहचान बननी कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, लोगों ने इनके बारे में सुनना शुरू कर दिया था। और इसके बाद ही जब जैसे ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की घोषणा होती है, नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं, ये अपने मेयर पद से इस्तीफा देते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की रेस में उतरते हैं। और अब स्थिति ये है कि नेपाल के अंदर बालेन शाह PM बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। आप देखो कि इस प्रकार से इन्होंने खुद भी वोट डाला, मेयर पद से इस्तीफा दिया, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की रेस में उतरे और PM बनने जा रहे हैं नेपाल के। और सबसे बड़ी विन नेपाल के अंदर आप कह सकते हो, भारी मात्रा में बड़े वोटों के अंतर से RSP और बालेन शाह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बात है भारत की, देखो एक तो इंडिया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया जब नेपाल के अंदर इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन संपन्न हो गए। खैर अभी बालेन शाह PM बने नहीं है, बनेंगे, उसके बाद भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट जरूर से किया जाएगा। बात करते हैं कि नेपाल के अंदर जब बालेन शाह की सरकार बन जाएगी, ये PM बन जाएंगे, तो भारत के साथ रिलेशंस किस प्रकार के इनके द्वारा रखे जाएंगे। देखो जहां तक भारत और नेपाल की बात है, रोटी बेटी के रिश्तों की हम बात करते हैं कि नेपाल से काफी अच्छे ट्रेडिशनल रिलेशंस हमारे चले आ रहे हैं। जहां तक बात है इंडिपेंडेंस की बात की, 1950 से हमारी पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी नेपाल के साथ है, जिसमें दोनों देशों के जो लोग हैं बिना वीजा के, बिना किसी दिक्कत के बॉर्डर से आसपास आ सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और काफी अच्छे रिलेशंस हमारे नेपाल के साथ स्टार्टिंग से ही रहे हैं। कुछ छोटे मोटे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को यदि छोड़ दिया जाए तो भारत और नेपाल के रिलेशंस ओवरऑल काफी अच्छे रहे हैं। आप देखो कि इंडियन आर्मी गोरखा जो सोल्जर्स है उनको रिक्रूट करती है। इंडियन और नेपाल की बॉर्डर 1770 किलोमीटर है। दोनों देशों के सिटीजन्स है वो आराम से आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दोनों देशों के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। व्यापार भी काफी अच्छा दोनों देशों के बीच में होता है, लगभग 85,000 करोड़ रुपए का व्यापार दोनों देशों के बीच में होता है। अब जहां तक बात है इन रिलेशंस को कितना आगे तक बालेन शाह के द्वारा बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। किस प्रकार का स्टैंस बालेन शाह का रहा है, क्योंकि भारत और नेपाल के रिलेशंस चाहे कितने भी अच्छे हो ट्रेडिशनली, चैलेंजेस उसमें भी रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, व्यापार को लेकर, आप सभी को पता है कि बॉर्डरिंग एरिया के अंदर 3-4 रीजन्स को लेकर नेपाल और भारत के बीच में डिस्प्यूट रहता है। काला पानी है, लिम्पियाधुरा है, लिपू लेक है। नेपाल के द्वारा आए दिन इनको अपना हिस्सा बताया जाता है। इवन नेपाल के द्वारा एक करेंसी नोट भी जारी किया गया था जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपना हिस्सा बताया गया था। ग्रेटर नेपाल का एक तरीके से मैप नेपाल में काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जाता है। इवन काफी जो लोग हैं वो तो भारत और नेपाल के बीच जो पीस ट्रीटी है ना, उसको लेकर भी सवाल उठाते हैं कि जो ट्रीटी है भारत को ज्यादा फायदा पहुंचाती है बजाय कि नेपाल के। इसके अलावा ये जो व्यापार भारत और नेपाल के बीच में होता है उसको लेकर भी दिक्कतें हैं। नेपाल के लोगों का कहना है कि यहाँ पे भारत के द्वारा एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता है, नेपाल से इंपोर्ट कम किया जाता है। तो नेपाल और भारत के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट रहता है। इन सभी चीजों को लेकर भारत और नेपाल के बीच में रिश्तों में कहीं ना कहीं तनातनी बनी रहती है, स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। तो इन चीजों को लेकर बालेन शाह के क्या व्यूज हैं, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो पहली चीज, बालेन शाह का बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर थोड़ा सा रेडिकल व्यू है। आप देखो कि इनके द्वारा कुछ इस प्रकार की इमेज सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। ये इनका ऑफिस है और मेयर पद पर रहते हुए उन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप शेयर किया था।
इनका कहना है कि यदि भारत अखंड भारत का मैप शेयर कर सकता है, लगा सकता है, तो नेपाल ग्रेटर नेपाल का मैप क्यों नहीं लगा सकता? इसका जवाब भारत के द्वारा दिया भी गया था कि हमारा जो अखंड भारत का मैप है वो पूर्व अशोकन एम्पायर को दिखाता है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल एक कल्चरल मैप है। लेकिन इनका स्टैंस यहां से पता चलता है, ये पूरी तरीके से इस मामले को लेकर कट्टर है। एक दूसरी चीज जो इनके द्वारा की गई, जिस कंट्रोवर्सी को लेकर ये इंडिया को लेकर आए थे, आदि पुरुष नाम से जो भारत के अंदर मूवी आई थी उसको बैन करने की मांग, बॉलीवुड को नेपाल के अंदर बैन करने की मांग इनके द्वारा की गई। इनका कहना था कि इस मूवी के अंदर जो सीता माँ है ना, उनको भारत की बेटी के रूप में दिखाया गया है, जबकि सीता माँ का जो जन्म स्थल है वो नेपाल है। तो कुछ इस प्रकार की बात कहते हुए, कल्चरल रीजंस बताते हुए इनके द्वारा इस मूवी को नेपाल के अंदर बैन करने की बात कही थी। उसके बाद नेपाल के जो हाई कोर्ट है, नेपाल के एक हाई कोर्ट के द्वारा इस मूवी के ऊपर से बैन को लिफ्ट कर लिया गया। तब इनके द्वारा बोला गया कि नेपाल के जो हाई कोर्ट्स हैं भारत के स्लेव बन चुके हैं, मैं कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानूंगा, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं मानूंगा, वो इंडिया के स्लेव की तरह, इंडिया के गुलाम की तरह काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज से आप इनका स्टैंड समझ सकते हो। बॉर्डर को लेकर, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर इनके व्यूज काफी रेडिकल हैं। लेकिन आप जहां तक बात करें चाइना की, कि चाइना के साथ इनके रिलेशंस किस प्रकार के हैं, क्या चाइना को ज्यादा सहयोग करने वाले हैं, क्या भारत को छोड़कर चाइना के साथ ही संबंधों को अच्छा बनाएंगे, जिस प्रकार से नेपाल की पिछली सरकार के द्वारा किया जा रहा था, केपी ओली के द्वारा किया जा रहा था, चाइना के साथ अलायंस को उनके द्वारा मजबूत किया जा रहा था। तो कुछ इस प्रकार के व्यूज भी इनके दिखाई नहीं देते हैं। आप देखो कि इनका कहना है कि हम नेपाल को बफर स्टेट से एक वाइब्रेंट ब्रिज के रूप में तब्दील करेंगे। जिस प्रकार से नेपाल चाइना और इंडिया के बीच में पिसकर रह गया है, उस चीज को हटाते हुए हमको नेपाल को एक वाइब्रेंट ब्रिज के रूप में लेकर आना है। नेपाल की अपनी अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो इंडिया के साथ हो, नेपाल अपनी टर्म्स पर डील करने वाला है। तो कुछ इस प्रकार की व्यूज है इनके नेपाल को लेकर। इसके बाद आप देखो कि चाइना की जहां तक बात है, चाइना के द्वारा इनको इनवाइट किया गया था, लेकिन चाइना के इन्विटेशन को भी इनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी इनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो में जगह नहीं दी गई, जबकि नेपाल के लिए चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट है। ये जानते हैं कि चाइना किस प्रकार से काम करता है, चाइना की पॉलिसीज किस प्रकार से काम करती है, चाइना डेट ट्रैप देशों को फंसा लेता है। तो इस बात को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए चाइना के साथ भी सोच समझकर इनके द्वारा चला जाएगा। आप देखो कि चाइना के साथ एक फ्रेंडशिप पार्क झापा के अंदर बनाया जाने वाला था, नेपाल के झापा में चाइना फ्रेंडशिप पार्क बनाने वाला था, जो भी इनके द्वारा यहाँ पे साइडलाइन कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को भी अभी फिलहाल के लिए नेपाल में जगह नहीं दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार की पॉलिसी इनकी चाइना के प्रति भी है। जिस प्रकार के जो पहले चाइना के नेपाल के पीएम थे केपी ओली, वो पूरी तरीके से चाइना के पक्ष में झुके हुए थे, चाइना के साथ अपने अलायंस को मजबूत कर रहे थे। लेकिन वहीं इनका जो स्टैंस है, बालेन शाह का जो स्टैंस है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड रहेगा इंडिया और चाइना के प्रति। नेपाल के इंटरेस्ट में इनके द्वारा कहीं ना कहीं काम किया जाएगा और किया भी जाना चाहिए। अब भारत सरकार को यहाँ पे चाहिए कि जिस प्रकार की स्थिति है उसको देखते हुए काम किया जाए।